इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग। जो भी मेरे साथी इस समय मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अंशु, सत्यम, मिंटू, त्रिलोक, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आज के सेशन में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जिनको भी मुझसे वार्ता करने का मन बहुत है, जिन्हें लगता है कि सर हमें जल्दी से रेस्पॉन्स दे दें, तो उसके लिए आपसे केवल इतनी सी गुजारिश है कि आप किसी एक दिन, महीने में या हफ्ते में डिसाइड करके बता दिए जाएंगे कि हम इस दिन आपके साथ चर्चा करेंगे। आपका कीमती समय वेस्ट ना हो, इसके लिए हम सीधा सेशन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को आज के सेशन के माध्यम से हम आगे की जानकारी देते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, कल जब हमने आपके सामने सेशन करना शुरू किया था, तो वो इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट के अंदर था। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट में हमने आप लोगों को पहला सेशन कंप्लीट कराया था, दैट इज व्हाई शुड यू इन्वेस्ट। आपको निवेश क्यों करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कल का सेशन शुरू करवाया गया था। अब आपको निवेश क्यों करना चाहिए, इस निवेश के अंदर आगे हम बढ़ते हुए आज मार्केट इंटरमीडियरीज पर आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट इंटरमीडिएट्स का मतलब है कि जब आप निवेश करने जाएं, तो आपके निवेश में कौन कौन बीच में आएगा, आपके और बाजार के बीच में कौन है, इसी को मार्केट इंटरमीडियरी कहा गया है। तो चूंकि हमारा पूरा ज्ञान स्टॉक्स पर है, पूरा ज्ञान शेयर पर है, तो इस कहानी को समझने के लिए मार्केट इंटरमीडियरीज को बेहतर तरीके से समझना जरूरी होगा। भाई, ये हमारा पेन क्यों नहीं पकड़ रहा है इसमें से? कुछ तो पकड़ा। बात करानी है, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स की चर्चा हो जाए। बेसिक किस बात की? कि आफ्टर ऑल शेयर बाजार है क्या, जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, जिसके निवेश के लिए आज हम ये सारा ज्ञान ले रहे हैं। इसे समझाने के लिए मैंने बहुत बार, बहुत बेसिक से कई बार चर्चाएं की हैं, और उन चर्चाओं को एक बार फिर से शुरू करता हूं। चर्चा कुछ इस तरह से है, किसी भी प्रकार से हम इसको ऐसे समझें कि आज मान लीजिए कि आप अपने शहर के किसी भी बेहतरीन मूंगफली वाले को देखते हैं, गजक वाले को देखते हैं, मिठाई वाले, क्योंकि सीजन सर्दी का चल रहा है, तो उत्तर भारत में सर्दी के समय गजक की बहुत सारी दुकानें चल रही हैं। गजक जानते हो, गजक चिक्की अगर जानते हो बढ़िया है, नहीं तो मिठाई जानते हो, कुछ भी आप, मसाला पापड़ी जानते हो, कुछ भी जानते हो। हम राजस्थानी लोग हैं, तो मीठा खाना, तीखा खाना, ये हमारे स्वाद में है। आप अपने दिमाग में किसी भी एक व्यक्ति को बिठा लें एक बार के लिए, और जब आप किसी व्यक्ति को अपने दिमाग में बिठा लें, तो आपको ये समझ में आए कि यार इसका धंधा बढ़िया चल रहा है, क्या मैं इसके धंधे के अंदर हिस्सेदारी मांग सकता हूं क्या? तो अब आप उसके पास हिस्सेदारी मांगने गए। मान लीजिए आप अपने शहर की किसी बढ़िया सी एक दुकान को दिमाग में बिठा लो, और दुकान में बिठाकर ये डिसाइड करो कि मैं इस व्यक्ति से हिस्सेदारी मांगने जा रहा हूं कि भैया मुझे अपने दुकान के अंदर थोड़ी जगह दे दो, मैं आपके यहाँ मालिक बनना चाहता हूं। वो आपको धमका के वापस भेज देगा। मालिक बनने का ख्वाब देखते हो, तुमको मालिक हम कैसे बना दे भाई? तुम अल्टीमेटली हो कौन जो तुम्हें मालिक बना दे? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, मैं हूं कौन? मैं पैसे वाला आदमी हूं, मालिक बनना जानता हूं। तो आपसे वो दूसरा सवाल करेगा, ठीक है आपको मालिक बनने की चेष्टा है, आपको मालिक बनाने का सपना हम पूरा कराएंगे, लेकिन एक बात बताओ गुरु, आपको मालिक बना तो दे, लेकिन ऐसा आप मुझे क्या दे दोगे? तो आपने जवाब दिया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर आपके सामने अगला प्रश्न आया, पैसे दे दोगे? कैसा कैसा पैसा दे दोगे? तुम मेरी दुकान खरीद लोगे क्या? फिर मैं कैसे मालिक बनूंगा? तो आपने दुकान वाले को एक ऑप्शन सुझाया। ऑप्शन ये था कि भाई साहब एक काम क्यों नहीं करते आप? बोले बताओ। आपकी कंपनी की एक बार आप वैल्यू लगा लो, इस दुकान की एक वैल्यू लगा लो। बोले मेरी दुकान की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। बोले एक काम करो, आपने वैल्यू लगाई, आप एक काम करो, बढ़िया से किसी सीए को और बुला लाओ, उस सीए से वैल्यू लगवा लो कि आपकी दुकान की वैल्यू कितने रुपए है, और इसमें यह भी लगा लो कि 5 साल तक अगर ऐसे ही बढ़िया चलती रही तो मुनाफा इतना बनेगा। और सुनो एक काम करो, इसमें आपकी ब्रांड वैल्यू भी जोड़ लो कि भाई फलाने सिंह मिठाई वाले, इनकी दुकान की इतनी पुरानी साख है, तो साख हासिल करने में भी खर्चा लगता है। अब सब जोड़ लो। आपने सब जोड़ लिया, तो बोले अब देखो, जब आपने इतना सब कुछ जोड़ लिया, तब आपको पता चला कि आपकी इस दुकान की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। बोले हाँ मैंने पता कर लिया। बोले ठीक है, अब आप इस 2 करोड़ की वैल्यू के साथ इस दुकान को चलाते रहो जैसे चला रहे थे। मुझसे 20 लाख रुपए ले लो। आपको वो बोला 20 लाख रुपए मैं लेकर के करूंगा क्या? बोले आप इस 20 लाख से एक जगह दुकान और खरीदो, मैं आपको कैश दे रहा हूं, इस 20 लाख से आप अपनी एक और दुकान शुरू करो। दुकान वाले के दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं 20 लाख रुपए और ले लेता हूं, तो 20 लाख रुपए लेकर मैं एक दुकान और शुरू कर दूंगा। फिर उसने मुझसे पूछा, आप इस एवज में मुझसे क्या चाहते हो? बोले मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी दुकान का 10% हिस्सेदार मैं बन जाऊं। बोले यार इसमें तू मेरा मुनाफा 10% लेकर चला जाएगा। बोले सर मुनाफा लेकर जाऊंगा, ये आपको दिख रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आपने एक दुकान से 2 करोड़ का नाम बना लिया।
आप दूसरी दुकान ऐसी की ऐसी और खोलने जा रहे हैं। एक्सपर्टाइज आपकी है, किचन कारीगरी आपकी है, ब्रांड नेम आपका है, आपके नाम से एक और दुकान खड़ी हो गई और वो दुकान भविष्य में हो सकता है कि वो भी 2 करोड़ की हो जाए। फिर क्या कीजिएगा? तो फिर अचानक दुकानदार के दिमाग में बात आई कि यार तुम बात तो गुरु सही कर रहे हो। अगर तुम्हारी मैं इस बात को मान लूं तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है कि अगर इस तरह से ये काम कर जाए तो निश्चित ही ये तो फायदे का सौदा है। आपने सामने वाले के दिमाग में बढ़िया से भर दिया। तो आपने उसके दिमाग में बहुत अच्छे से एक बात भर दी कि सर आपने अगर मेरे साथ में निवेश करना चाहा तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक और दुकान खोलने का जो ड्रीम है ना उसको पूरा करने में मदद कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, दुकानदार इस बात को भी मानकर खुश हो गया कि भाई ठीक है, तुम मुझे आने वाले समय में एक दुकान और खोलने में मदद कर दोगे। आ गया। इस पेन से क्या है कि आप बदलते हो ना तो ये पेन चलता रहता है, हटता नहीं है। हाँ जी। तो बोले ऐसे में अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और चलते हुए पहुंचते हैं इस बात की तरफ कि अगर क्या है ना, चीजों को गंदी आदत पड़ जाती है। थोड़ा सा वैल्यू दे दो तो और ज्यादा वैल्यू खाने की आदत पड़ जाती है। क्या करें? आप इधर चले भाई साहब। खत्म हो गया ना? हाँ बढ़िया। ठीक है। तो भाई साहब एक मिठाई वाले थे और उन मिठाई वालों ने बढ़िया से एक दुकान की कीमत 2 करोड़ रुपए ले रखी थी। उन्होंने अपना 10% हिस्सा, 10% हिस्सा किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ए दुकान वाला था, इसने बी व्यक्ति को दे दिया और उस हिस्से से 20 लाख रुपए प्राप्त किए और वो 20 लाख से एक और दुकान खड़ी कर दिया। ए नाम के व्यक्ति ने एक और दुकान खड़ी कर दी जिसका नाम ए डैश था। अच्छा, अब ए दुकान के साथ साथ एक और दुकान की कमाई आने लगी क्योंकि आपने 20 लाख रुपए उसे दिए थे। इस व्यक्ति ने अपने अनुभव से इस ए डैश से मुनाफा कमाना शुरू किया। इस कमाए हुए मुनाफे से हो सकता है साल 2 साल बाद में इस ए डैश की वैल्यू भी 2 करोड़ रुपए मार्केट में आकी जाए। मत मानो 2 करोड़ आकी गई, मान लो 1 करोड़ भी आकी गई, मान लो 40 लाख रुपए भी आकी गई, तो उसने तो लगाए 20 लाख ही थे, उसने मात्र साल भर चल के अपनी वैल्यू 40 लाख करा ली। धीरे धीरे इस व्यक्ति को पता चला कि मेरा 2 करोड़ का धंधा था, मैंने 10% धंधा बेचकर अपनी एक दुकान और खड़ी कर ली जिसमें मैंने 20 लाख का निवेश किया, लेकिन आज उस दुकान की मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए मैंने पहुंचा दी है। मतलब 2 करोड़ वाले को 10% हिस्सा बेचकर समझ में आया कि अभी भी उसके धंधे में उसकी वैल्यू ज्यादा हो चुकी है। 2 करोड़ से ज्यादा उसने वैल्यू ले ली है। उसने 10% 20 लाख में बेचा था, लेकिन खुद की वैल्यू वो 20 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा गया। 20 लाख तो रुपए ले गया, 20 लाख वैल्यू और बढ़ा गया। उसको ये खेला समझ में आ गया। अब उसने कहा कि यार मेरी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैंने धंधे में ग्रोथ देखी है। ग्रोथ देखी है तो मैं ऐसा करता हूं कि मेरी इस ग्रोथ को किसी बढ़िया आदमी को बताता हूं कि देखो, आपने मेरी एक दुकान बढ़ते हुए देखी, सोचो मैं ऐसी 100 दुकान खोल दूं तो रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। मैं ऐसी 1000 दुकान खोल दूं तो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाऊंगा, जैसे भारत के अंदर एमबीए चाय वाला ने किया, जैसे यहां पर बहुत सारे देश के अंदर दुकान चलती हैं जिन्होंने इसी तरह से अपने प्रोडक्ट को फ्रेंचाइजी आइटम के माध्यम से लोगों के बीच बेचना शुरू कर दिया। बोले मैं इतने में इतना बेच दूंगा, इतने में इतना कर दूंगा। मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक बार अपनी वैल्यू पता चल जाए तो आप निवेशकों से उसमें हिस्सेदारी साझा करके धंधे को बड़ा कर सकते हो। अर्थात आपका धन किसी दूसरे के धंधे को बड़ा करता है। बस यही लालच है जिसके चलते कोई भी बड़ी कंपनी निवेशक तलाशती है, और यही बड़ा कारण है कि कोई भी बड़ी कंपनी निवेशक में भारत के नागरिकों को तलाशती है। जब निवेशक प्राइवेट तलाशे जाते हैं, मतलब भारत के नागरिकों को नहीं वैल्यू दी जाती, तब तक उस कंपनी को अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। लेकिन जब कंपनी लिस्टेड होकर बाजार में, उस बाजार में जिसे आप शेयर बाजार कहते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आप जान रहे हैं, जब जाकर वो अपने आप को वहां रजिस्टर करके अपने हिस्से बेचने लगता है तो उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। अंतर अनलिस्टेड और लिस्टेड में जो बेसिक अंतर समझा रहा हूं वो एक प्रकार से यूं समझिए कि मैंने अपनी हिस्सेदारी अभी तो ओपन मार्केट में बेची और एक बार उस मंडी में आकर बेची जहां रोज हिस्से बिकते हैं, हिस्से खरीदे जाते हैं, नए हिस्से बनाए जाते हैं, पुराने हिस्सों के मोल भाव किए जाते हैं। ये सब काम जहां होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। खैर, अभी हम यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात की चर्चा करते हैं, और वो बात क्या है?
कि सर मुझे अगर किसी कंपनी में हिस्सा खरीदना है, कल आपने बताया कि हिस्सेदारी पुष्पा की तरह चाहे 4% की हो, चाहे 0.004% की हो, हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी होती है। जब आपने कल हिस्सेदारी के बारे में बताया तो मैं कल से ही ख्वाब देख रहा हूं कि क्यों ना मैं किसी कंपनी में हिस्सा ले लूं, क्यों ना मैं किसी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इनमें हिस्सा ले लूं। मेरे दिमाग में लंबे समय से चल रही है कि मुझे हिस्सा लेना है। चलो अच्छी बात है, आपके दिमाग में हिस्सेदारी चल रही है तो सर मुझे बताइए हिस्सेदारी लेने का तरीका क्या हो सकता है। मैं कहा आइए, आपके और कंपनी के इस हिस्सेदारी के बीच में आज जितने भी व्यवधान हैं उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं और उसी चर्चा को हम मार्केट इंटरमीडियरी कहते हैं। यानी आज के सेशन में जिन मार्केट इंटरमीडियरी की हम चर्चा कर रहे हैं वो असल मायने में आपके और शेयर के बीच में पड़ने वाले लोगों की चर्चा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी वो लिस्ट है जो हम पढ़ाएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब आज के सेशन में हम कल के सेशन से आगे बढ़ते हुए, जहां मैंने आपको यह बताया था कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे आगे लेते हुए चल रहा हूं। और चूंकि हमारा मार्केट में बात करना आपके लिए स्टॉक मार्केट में है, इक्विटीज में है, तो इक्विटीज के लिए आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि आपके और शेयर के बीच में कौन कौन आता है। कौन कौन आता है तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे रेगुलेटर्स की, जो कि गार्जियन हैं हमारे कैपिटल मार्केट के, हमारे उस बाजार के जहां से हम निवेश की बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरे बाजार की, शेयर बाजार की, जहां शेयरों को खरीदा बेचा जाता है, और इसकी पूरी डिटेलिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। मैंने अभी हाल आपको क्या बताया? मैंने बताया कि मित्र, आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीदना चाहते हैं। बोले हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा आप जिस कंपनी का हिस्सा खरीदना चाहते हैं वही हिस्सा कोई और भी तो खरीदना चाहता होगा। बोले हाँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खरीदना चाहते हैं। मैं अपने उदाहरण के रूप में बताऊं कि मैंने हाल ही में जो मेरी नई कार खरीदी, उस कार का मुझे नंबर चाहिए था 0001। ये मुझे चाहिए था, ऐसा नंबर किसी और को भी चाहिए था। मतलब ऐसी जगह जब एक व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति किसी एक चीज की डिमांड करने निकलते हैं तो उस पर्टिकुलर वस्तु की मांग बढ़ने लगती है, क्योंकि आप एक ही वस्तु को चाह रहे हैं। सोचिए वहां एक दो लोग और आ जाते जो यही चाहते कि हमें भी 0001 चाहिए, तो उसकी और डिमांड बढ़ती। और जब वस्तु एक है, चाहने वाले ज्यादा हैं, मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो होगा क्या? तो वो लोग उसका वैल्यू बोली लगाकर बढ़ाने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यही खेला स्टॉक मार्केट में होता है। आप किसी कंपनी का हिस्सा लेने गए, अब जब आप कंपनी का हिस्सा लेने गए, आपने हिस्सा मांगा, तो पता चला कि उस मंडी में उसी हिस्से की चाहत रखने वाले हजारों की संख्या में और बैठे हैं। और उनने कहा कि अंबानी जी का ये इतना परसेंट हिस्सा, भाई साहब आप 100 में ले रहे हैं, मैं 110 में लेने को तैयार हूं। यहां पर आप इस बात की बोली लगाते जा रहे हैं। आपने 110 बोली लगाई, आपने 110 की बोली पर बता दिया कि अगर 110 में देना चाहते हो तो मैं इसके 100 ऐसे छोटे छोटे परसेंटेज में हिस्से ले लूंगा। तो आपके नाम पर मार्केट चढ़ने लगा। जैसे ही वो भाव मैच हुआ, टक से वो शेयर आपके कर दिए गए। सर इतना आसान होता है क्या? सर मेरे दिमाग में एक बहुत बेसिक डाउट है। मैंने कहा बताओ भाई क्या डाउट है? सर सबसे बेसिक डाउट तो ये है कि मैंने अंबानी जी की कंपनी का हिस्सा लिया, मैंने टाटा का हिस्सा लिया, ये टाटा को कैसे पता चला? सही, जैसे आपकी कंपनी में मैं अगर हिस्सा लूंगा तो आप इतनी लिखा पढ़ी करवाओगे, और ये बात तो एकदम लाजमी है। आप सोचकर देखिए ना, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आओ और मेरी कंपनी में हिस्सा ले लो, तो आपके दिमाग में जो बेसिक प्रश्न आएगा वो क्या है? सर लिखा पढ़ी कहां करवाओगे, एग्रीमेंट कहां करेंगे सर, कहीं पर कोई गारंटी वारंटी की बात होगी कि नहीं होगी सर? पता चले कि आप जो हैं बाद में मुकर गए तो हम कैसे मान लेंगे सर? आप पैसे लेके भाग गए तो क्या होगा सर? हम कौन से रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे सर? तमाम बातें आएंगी ना, चिंताएं तमाम आएंगी। इसका मतलब सर मुझे कोई ऐसा आदमी बीच में चाहिए जो ये गारंटी दे कि मैंने अंबानी जी, टाटा, बिड़ला, इन सबके जगह पर जो भी शेयर खरीदे, वो शेयर या मैंने जो हिस्सा खरीदा वो मेरा ही है, कल को ये लोग मुकर ना जाएं। अब आपको क्या चाहिए? गारंटी। और इसी गारंटी को देने के लिए स्वयं महानुभाव हमारी सरकार कूद पड़ती है, और सरकार कहती है हे निवेशक, घबराओ मत, मैं आपके किए गए हर निवेश की पूर्ण सुरक्षा करूंगी, और बकायदा इस निवेश की सुरक्षा के लिए मैं एक बड़ी अम्मा आपके देश में कानून से स्थापित करूंगी, और उस बड़ी अम्मा का नाम होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप सेबी कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर यहां से एंट्री होती है सेबी की। सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है कि आपके जितने भी शेयर खरीदे बेचे जाने हैं, उनका वो अपने हाथ से पूरी तरह मॉनिटरिंग करेगी कि आपके कहीं किसी प्रकार से शेयर गलत हाथ में ना चले जाएं। ओके, आपके शेयर आप तक मिले, ओके, कोई आपके शेयरों की जरूरत से ज्यादा भाव ना चढ़ा दे, ठीक है। ये तो बात करी आपने बड़ी अम्मा की, लेकिन सर मेरा सवाल इससे भी बेसिक है। मैंने कहा बताइए। यहां से जब कई बार आपने कहा कि किसी कंपनी का हिस्सा लेना है, सर मुझे मान लीजिए कि मेरी ही कंपनी वहां लेकर जानी है। देखिए दो तरह की थॉट है, एक तो वो व्यक्ति है जो शेयर खरीदना चाहता है, एक वो व्यक्ति है जो शेयर बेचना चाहता है। मुझे मेरी ही कंपनी का हिस्सा बेचना है।
मुझे मेरी ही कंपनी का हिस्सा बेचना है और सर मान लीजिए कि मुझे मेरी कंपनी का हिस्सा बेचना है तो इसके लिए करना क्या होगा? मैंने कहा अक्सर आपने बातें बाजार की पर जब मेरे सेशन सुने हैं तब ये सुना होगा कि सबसे पहले जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होने आती है तो वो आईपीओ के लिए आती है जिसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये आईपीओ कैसे आता है, आईपीओ कैसे लेना होता है, इसकी डिटेल में हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझने का प्रयास कीजिए